हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में सोशल साइंस के लिए सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस बुक को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 3 के री एग्ज़ाम, टीआरई 3 के कैंसल्ड एग्ज़ाम और टीआरई 2 के सभी क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पेपर को कैंसिल कर दिया गया था उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी में जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल के साथ लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से तथा पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्य की सीमाएं भूटान से लगती हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पर्वत चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा ये भारत में है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। उसके बाद मकालू ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। उसके बाद नंगा पर्वत ये भारत में है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। उसके बाद अन्नपूर्णा ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। उसके बाद नंदा देवी ये भारत में है। कामेत भारत में है। नामचा बरुआ ये भी भारत में है और गुरुला मंधाता ये नेपाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियां वेनगंगा, इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता तथा मंजरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आदि हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव वन कच्छ, ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारंत मुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। इनमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे हैं। घने मैंग्रोव वनों के पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ए, बी और सी तीनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी भारत में बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण योजना आरंभ की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों को संरक्षण देना तथा इनकी संख्या में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी 7 नदियों से मिलकर बनी है, जिसमें अरुण प्रमुख है, जो गोसाई थन के उत्तर से निकलती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने से हुई थी। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा तथा कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच का कावेरी जल विवाद तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का कर्मनाशा जल विवाद आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्तहीन क्रांति। श्री रामचंद्र रेड्डी द्वारा 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की गई, जिसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की, जिसे ग्राम दान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया यह भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पत्थर क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। बिहार में नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं, जबकि नवादा और जमुई जिलों में अभ्रक के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिसड़ा में। भारत में पहला जूट उद्योग कोलकाता के निकट रिसड़ा में सन 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को तथा 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अगला प्रश्न है, चुंबी घाटी स्थित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम और तिब्बत के मध्य। चुम्बी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। चुम्बी घाटी सिक्किम के जेलेप्ला से तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। कश्मीर घाटी वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। यहीं पर डल झील भी स्थित है। कश्मीर घाटी करेवा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अन्य प्रमुख घाटियाँ दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी इत्यादि है। अगला प्रश्न है, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसरोवर तिब्बत को। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में मानसरोवर को पहचाना गया है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रतिष्ठन क्षेत्र इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। अगला प्रश्न है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिम एवं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों द्वारा उत्तर में तथा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा पूरब में सीमांकित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,49,029 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 63% है। सूक्ष्म स्तरीय स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर ऊपरी गंगा मैदान को 3 सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों गंगा यमुना दाब, रुहेलखंड मैदान एवं अवध मैदान में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अध्यारोपित प्रवाह। चंबल नदी अध्यारोपित अपवाह तंत्र का प्रकार है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। सोन नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडमंड हेली। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक एडमंड हेली ने सन 1686 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु किया था। इस संकल्पना के अनुसार मानसून स्थल एवं महासागरीय क्षेत्रों के विभेदक मौसमी उष्मन से उत्पन्न वृहत स्तर की स्थल एवं जलीय समीरें हैं। गतिक संकल्पना का प्रतिपादन फ्लोन महोदय ने 1951 में किया था। इनके अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसमी परिवर्तन के कारण वायु दाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और कोरोमंडल तट दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिणी पूर्व केरल में झंझावती वर्षा करती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में कुछ वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णार्द्र
कटिबंधीय। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णार्द्र कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2001 से 2011 के दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% रही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। 15वीं जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम है। सबसे पहले है लक्षद्वीप, उसके बाद दमन दीव, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकाल और महामारी। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण अकाल और महामारी रहे हैं। मंद नगरीकरण के अंतर्गत 1901 से 1931 तक के समय को सम्मिलित किया जाता है, जिस दौरान अकाल, महामारी आदि के कारण नगरीकरण की 10 की वृद्धि दर या तो 1% से कम रही या इसमें ह्रास देखने को मिला। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 से 50 मीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर है। डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। यहाँ के मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसके परिणामस्वरूप भूमि अत्यंत उर्वर है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी 52 किलोमीटर है। श्रीलंका का आकार अंडाकार या बंद मुट्ठी के समान है। लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह देश पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। अगला प्रश्न है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कूला कंगारी। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कूला कंगारी है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। यह एक पर्वतीय देश है जो पूर्वी हिमालय के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ों की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था।
अगला प्रश्न है, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को रेह, भूड़ और भाट कहा जाता है। इस मिट्टी में चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण इसमें रेह के जमाव देखे जाते हैं, जिससे ऊसर क्षेत्र बन गए हैं। इन मिट्टियों में नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसी महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान कोसी महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य स्थित है। भू आकृतिक दृष्टि से निचले गंगा मैदान को 3 उपविभागों और 8 लघु विभागों में बांटा गया है। उत्तरी बंगाल मैदान, दुआर बारिंद क्षेत्र, वास्तविक डेल्टा, मृतप्राय परिपक्व डेल्टा, राढ़ मैदान, आसनसोल राढ़, बांकुड़ा राढ़। अगला प्रश्न है, नोक रेक चोटी स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में। नोक रेक चोटी मेघालय में स्थित है। यह मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1412 मीटर है। मेघालय में गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है, जिसका नाम वहां के जनजातियों के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिप्सम। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर जिप्सम का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। यह कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड है, जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सैल चट्टानों में पाया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट तथा सीमेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें चावल, गेहूं तथा मक्का है। धान और गेहूं के बाद मक्का बिहार का तीसरा प्रमुख फसल है। बिहार के मुख्य फसलों में चावल चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, सारण, गोपालगंज आदि जिलों में तथा गेहूं चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा तथा पटना आदि जिलों में उगाया जाता है। मक्का को चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा सारण जिले में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है, जबकि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वास्तविक वृक्षावरण 2.49% है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1990। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में स्थित है। वर्ष 1953 में इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसे वर्ष 1978 में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। तत्पश्चात 1990 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तथा 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोसी परियोजना बिहार की प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक,
पुश्ते बांध बनाए गए हैं। कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार हुई और 1966 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर में। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में मुख्य रूप से तसर से रेशमी वस्त्रों का उत्पादन होता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्र में हुआ है। कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर में कच्चा रेशम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। बिहार में स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल हैं। डालमिया नगर रोहतास जिले में अवस्थित है। बिहार के अन्य मुख्य औद्योगिक शहर मोकामा पटना में, दीघा पटना में, गया, ओवरा औरंगाबाद में, रीगा सीतामढ़ी आदि है। अगला प्रश्न है, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर तथा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई, जिसके अंतर्गत मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। अगला प्रश्न है, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बुद्ध सर्किट के तहत बिहार के मुख्य स्थान बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़, केसरिया, विक्रमशिला और औरंगाबाद के स्थल आते हैं। जापान सरकार की मदद से भी बौद्ध स्थलों का काफ़ी विकास व उद्धार कार्य किया गया। बुद्ध परिपथ के विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 148 किलोमीटर लंबी हाजीपुर सुगौली नई रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 10 फरवरी 2004 को किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल चावल और गन्ना है। बिहार के उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र के बाद बल सुंदरी मिट्टी का क्षेत्र है। यह मिट्टी गहरे भूरे रंग की है तथा इसकी प्रकृति क्षारीय है। इस मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहांग और धनसिरी हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेक, मानस व संकोस है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।